हेलो गाइस, आज की स्थिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ क्षितिज भाग 1 क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी काव्य खंड पाठ 14 चंद्रगहना से लौटती हुए, जो किनकी कविता है? केदारनाथ अग्रवाल जी की। इससे पहले की वीडियो में क्षितिज भाग 1 में हमने आपको बताया था इसकी चंद्रगहना से लौटती हुए की पूरी व्याख्या, जो कविता थी उसकी पूरी व्याख्या और केदारनाथ अग्रवाल जी का पूरा परिचय। तो आज के इस क्लास में इसी पाठ का हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। ठीक है, आपको प्रश्न अभ्यास करने से पहले सबसे पहले क्या करना है? इस कविता को पूरा पढ़ जाना है, क्योंकि ये जो अभ्यास है उसी पंक्ति से संबंधित है। जितने भी प्रश्न हैं वह आपकी कविता के पंक्ति से संबंधित है। तो आप अगर कविता आपके स्मरण में रहेगी, ध्यान में रहेगी, तो आपको प्रश्न का उत्तर देना क्या होगा? ज्यादा आसान होगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। चलिए अब चंद्रगहना से लौटती बेर, जो हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी का एक कविता थी, उसके प्रश्न अभ्यास की तरफ हम चले। मैंने पिछले वीडियो में पूरी व्याख्या इसकी आपको बताई और केदारनाथ अग्रवाल जी का पूरा परिचय भी बताया। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके हम इसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, क्या कहते हैं, ये किस संदर्भ में आई है? ये प्रश्न जब चंद्रगहना से लौटते हुए, यानी कोई स्थान है वहाँ से लौटते हुए, क्या कहते हैं, उन्हें गांव का जो माहौल है उधर से गुजरने का मौका मिलता है, तो वहाँ की खुशहाली और वहाँ का जो रूप है, सुंदर सुंदर पौधों से जो उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, चाहे वह फूल के रूप में हो, चाहे अनाज के रूप में हो, या और भी चिड़ियाओं का वर्णन किया है, खेतों का वर्णन किया है, तो उन सब को देखते हुए अचानक से लेखक के मन में, कवि के मन में नगरीय संस्कृति के प्रति उनका ध्यान चला जाता है और वह एकदम चिढ़ जाते हैं कि हमने नगर की जो स्थिति है यह इस गांव से बिल्कुल उल्टी है। नगर में लोगों ने प्रगति तो बहुत कर ली और प्रगति की अंधी दौड़ में हम आगे तो बढ़ते चले गए, लेकिन जो अपनापन है उसे हम कहीं पीछे छोड़ते चले गए। तो क्या यही प्रगति है? अचानक से उन्हें याद आ जाता है कि शहर में ऐसा देखने को नहीं मिलता, जो अभी मैं खुली आँखों से सुंदर रूप को, प्रकृति के इस सुंदर रूप को देख पा रहा हूँ। तो इसी से वह, क्या कहते हैं, शहरी प्रकृति की जो नगरीय संस्कृति का जो छवि उनके अंदर आ जाती है, इसीलिए कवि के मन में आक्रोश पैदा हो जाता है कि जो हमें खुशी देती है, जिससे हमें खुशी मिलती है और हमारे मन और तन दोनों को प्रफुल्लित करती है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। अपनी नगरीय संस्कृति में उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। गांव की संस्कृति सिर्फ हमें प्रकृति का ही सुंदर रूप नहीं दिखाती, यहाँ पर जो अपनापन का भाव है, जो मानवता की सच्ची प्रतीक है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। इसलिए पंक्तियों में अचानक से नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का आक्रोश व्यक्त हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सरसों, और ये पंक्ति कहाँ पर आई है? जब आगे बढ़ते हुए, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है कि मतलब कि नगर में जब मैं रहता हूँ और वो नगर में ही रहते हैं, कभी कभी गांव आने का और ये सुख पाने का, प्रकृति का सुख पाने का उन्हें मौका मिलता है, तो अचानक से उन्हें वहाँ की संस्कृति याद आ जाती है कि दूर व्यापारिक नगर से, हाँ व्यापार है, तरक्की है, लेकिन सिर्फ प्रगति के रूप में कि हम आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन उस व्यापारिक नगर से यह जो प्रेम की प्रिय भूमि है, जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है और प्रकृति का इतना सुंदर रूप दिखाती है, वह कहीं अच्छी है। इसीलिए अचानक से उनके मन में शहर के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखें हम, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कविता की पंक्तियों में हमने देखा था कि और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। यानी कि यह कहने का तात्पर्य है, सरसों को सयानी कहकर कवि यह कहना चाहता है कि यह सरसों की फसल अब तैयार हो गई है, पक गई है पूरी तरह से, अब इसे काटने का समय आ गया है। यानी कि यह अब जो अंतिम इसका है कि हाथ पीले कर लिए गए, यानी कि अब ये शानी हो गई है, बड़ी हो गई है, अब इसे काटने की तैयारी होनी चाहिए। यह पूरी तरह से बनकर पककर तैयार हो गई है। तीसरा प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर अलसी के बारे में भी कवि ने लिखा है, बहुत सुंदर वर्णन किया है, एकदम मानवीकरण करते हुए उसका। बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दू हृदय का दान उसको। यानी कि यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर अलसी का वर्णन उन्होंने किया है अपने कविता की पंक्ति के माध्यम से कि जो अलसी की जो अलसी कैसी है, हठीली है, वह देखी कैसी है, पतली है, यानी उसके पौधे कैसे हैं, पतली है, एकदम बिंब के रूप में उनका मानवीकरण करते हुए अलसी के पौधों का वर्णन इन्होंने किया है। नहीं, कमर की कैसी है, वह लचीली है, और उसके फूल कैसे हैं, नीले हैं, और फूल को सिर पर चढ़ाकर वह खुश हो रही है कि जो उसे छुए तो हृदय का दान दूँ। उसको हृदय का दान दूँ कहने का मतलब है कि उसे प्रेम दूँ। ठीक है। चौथा प्रश्न अलसी के संबंध में ही है, अलसी के लिए हठेली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। यहाँ पर कविता की पंक्तियों में हमने देखा कि क्या कहते हैं, प्रथम पंक्ति में ही क्या कहा गया, अलसी को हठीली कहा गया है, यानी कि हवा के झोंके से वह गिर रही है, लचक खा रही है, पतली सी है, और क्या कहते हैं, लेकिन वह बार बार फिर से खड़ी होकर चनों के पौधों के बीच में दिखाई पड़ने लगती है। नहीं, बगल में चने के पौधे हैं, वह देखी पतली है, लेकिन उसका जो आत्मविश्वास है बहुत ज़्यादा है, और हठीली रूप में वह चने के पौधों के बीच वह फिर से खड़ी होकर दिखाई पड़ने लगती है। इसलिए यहाँ पर कवि ने अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग किया है। ठीक है। पांचवा है, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। तो कविता की पंक्तियों में हम देखें कि यहाँ पर उन्होंने चांदी के मुख से गोल खंबा का वर्णन किया है। यहाँ बीच में ही नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी। यहाँ पर क्या कहते हैं, जब तालाब का वह वर्णन कर रहे हैं, शहर और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को चमकाता। यहाँ पर अचानक से चांदी का बड़ा सा गोल खंबा के माध्यम से वह बता रहे हैं कि जो हमारी नगरीय संस्कृति है, नहीं, वहाँ पर उसी के तरफ यह इशारा करते हुए ये पंक्ति वो लिख रहे हैं कि उस तालाब के चारों तरफ का वो वर्णन कर रहे हैं कि उसमें लहरें उठ रही है, उसके तली में भूरी भूरी घास है, वह लहरें खा रही है, और एक क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि वह चांदी का एक बड़ा सा गोल
खंबा हो जो आँखों को चकमका रहा है। यानी यहाँ पर क्या कहते हैं, एक विशेषण के रूप में कि चांदी का गोल खंबा, यानी कि चांदी का जो गोल खंबा होता है वह कीमती होता है। तो यहाँ पर उसी का प्रतीक के रूप में बताते हुए कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह चांदी का बड़ा सा गोल खंबा हो और जो क्या कहते हैं कीमती होता है, हम जो हमारे मतलब मनोभाव में वह बैठता है कि हाँ यह कीमती है। चांदी किसका प्रतीक है, मतलब कीमती चीज़ का प्रतीक है। यहाँ पर वह इसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उनकी यह कल्पना दिखती है कि मतलब कि कीमती चीज़ों के बारे में किसी का प्रतीक हम जब बताते हैं, अगर उसे कीमती बताना होता है तो हम जो हमारे नज़र में कीमती चीज़ है उसका बिंब बनाकर हम उसका संकेत देते हैं। यहाँ पर चांदी का बड़ा सा गोल खंबा यहाँ पर कीमती चीज़ों का प्रतीक के रूप में उन्होंने इसका वर्णन किया है। छठा प्रश्न है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में बताएं। नहीं, यहाँ पर कविता की पंक्तियों के माध्यम से हमने शुरुआत में ही देखा कि उन्होंने हरे चने का वर्णन किया है कि शुरू में ही जब वो लौट के आ रहे हैं कि एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर है खड़ा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सौंदर्य हरे चने का दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने उनका पूरी तरह से मानवीकरण कर दिया है और ये जो शब्द हैं छोटे छोटे, लगता है कि सच में वह मानव हो और उसका वर्णन हो रहा हो कि एक बित्ते के बराबर है। ये जो चना का पौधा है कैसा है, एक बित्ते के बराबर है और ठिगना यह चना, छोटू सा यह चना ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि माथे पर मुरेठा बांध लिया हो। कपड़ों से जो हम लपेट कर माथे पे बांधते हैं उसे हम मुरेठा कहा जाता है। यह देसी भाषा हुआ, इसको पगड़ी कहते हैं। मुरेठा मतलब पगड़ी नहीं, और उसके फूल कैसे हैं, छोटे गुलाबी फूल हैं और वह सजकर खेतों में खड़ा है। बड़ा ही सुंदर वर्णन शब्दों का, बहुत ही मतलब कि चुन चुन के शब्दों का यहाँ पर संकलन करते हुए कवि ने इनके सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। तो यहाँ पर आपको पूरी कविता पढ़ने के बाद आपको दिख रहा होगा कवि ने यहाँ पर जगह जगह प्रकृति का मानवीकरण किया है। मानवीकरण क्या है, यह मानवीकरण मतलब किसी भी काव्य को जो जड़ चीज़ें होती हैं, यानी प्रकृति की जो जड़ चीज़ें होती हैं उसे मानव व्यवहार के रूप में, जैसा मानव व्यवहार करते हैं उसके रूप में उसको बताते हुए जब हम कुछ इंगित करते हैं तो वह क्या कहलाता है, मानवीकरण कहलाता है। यानी जड़ चीज़ों को उसको चलता फिरता हंसता बोलता जो मानवीय क्रियाएं हैं जो हम बताते हैं तो वह क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण होता है। तो हम देखते हैं कविता की पंक्तियों में बहुत जगह ऐसा किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। नहीं, जैसे कि हरे चने के रूप में ही देखिए, एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो आपको इसका आंसर कैसे करना है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कवि ने प्रकृति का मानवीकरण इस कविता में जगह जगह किया है। और मानवीकरण का तात्पर्य होता है कि प्रकृति की जड़ चीज़ों को मानवीय क्रियाओं से सजाना। नहीं, चलना, दौड़ना, हंसना, इठलाना, खिलखिलाना आदि बिंबों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो जैसे यह निम्नलिखित है, जैसे तो चने का उदाहरण दे देना है, अलसी हठीली जो उन्होंने प्रयोग किया है अलसी के लिए उसका वर्णन कर देना है। आगे भी बहुत सारे उदाहरण हमें दिख पड़ते हैं। आँखों को चकमकाता गोल खंबा, ऐसा संभव नहीं है कि खंबा आँखों को चकमकाए, तो यह उदाहरण दे देना है। तीसरा, यहाँ पर चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है।
तो ऐसे बहुत सारी पंक्तियां हैं जहाँ पर आपको नज़र आए कि प्रकृति की चीज़ों को हंसता बोलता चलता खिलता दिखाया जाए, तो उन पंक्तियों को निकाल कर आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। ठीक है। 8वां प्रश्न है, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। तो देखिए कौन सी बात है, और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। तो यह पंक्तियाँ कहाँ आई है? क्या यह अंतिम से थोड़ा पहले आप देखिए, चित्रकूट की अनगर चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। यानी कि चित्रकूट के जो चौड़ी भूमि है, जो पहाड़ी भूमि है, उनका वर्णन वो कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए। तो यह जो है व्यंजित रूप शब्द हैं, भाव हैं, यह इसी पंक्ति में वर्णित हुए हैं कि उजाड़ भूमि पर, सूखी भूमि पर भी तोता का मधुर स्वर वहाँ पर सबको मन को भाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूखे उजाड़ भूमि में भी तोता क्या कर रहा है, मीठा मीठा रस टपकाकर मन को आकर्षित कर रहा है, उल्लसित कर रहा है। ठीक है। तो कविता की पंक्तियाँ आपको लिखकर उसके भाव की व्यंजना आपको करनी है। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न अभ्यास था जो कि पूरा हुआ। आगे हम देखते हैं कि रचना और अभिव्यक्ति, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं और कुछ भाषा के अध्ययन में कुछ जानकारी आपको दी जा रही है और कुछ एक्टिविटीज़ आपसे करने को दी जा रही है। और पाठ्येतर सक्रियता में देखिए कि एक अपठित कविता दी जा रही है और उसके आधार पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसे मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि यह आप ही के लिए है, आपके IQ को जांचने के लिए है कि आप पढ़ के कैसे उस प्रश्न उत्तर को करते हैं। ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा ये सब करने की। थोड़ी बातें मैं आपको बता दूँ, जैसे रचना और अभिव्यक्ति। और सरसों की ना पूछो, इस उक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? तो यहाँ पर कविता की पंक्तियों का वर्णन करते हुए, माँ की सभी चीज़ों का वर्णन करते हुए ये पंक्ति आई है, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। नहीं, तो सरसों के बारे में और भी प्रश्न हमने देखा था, और सरसों की ना पूछो। तो इस तरह की बातें जब हम करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम जोड़ देते हुए इन सब बातों का, यानी इस शैली का प्रयोग हम करते हैं। यानी इस तरह की उक्ति हम कब लिखते या बोलते हैं? जब हमें किसी बात पे जोर देना हो और उसको हाईलाइट करना हो। नहीं कि हाँ, इसको खास अंदाज में उसे स्पेशली दिखाना हो। जब कोई बात हमको कहनी होती है, बोलनी होती है, लिखनी होती है, तो हम ऐसी उक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 10वां है, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है? यहाँ पर कविता की पंक्तियों में हमने देखा था कि चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। नहीं, ये तो बगुला का था। आगे एक पंक्ति है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। नहीं, तो यहाँ पर ये जो वर्णन है काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया का, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही फुर्तीली है, बहुत तेज तर्रार है, क्योंकि इतने बड़े क्या कहते हैं जो समुद्र है, जल का फैला हुआ है, उसमें अचानक से जाकर फ़ौरन एकदम झपट्टे से क्या टूट पड़ती है जल के हृदय पर, कि कोई छोटी सी मछली चोंच में दबाकर, आगे की पंक्तियों में भी इसका वर्णन है, एक उजली छटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। यानी कि बहुत ही फुर्तीली है, उसका जो व्यक्तित्व है बहुत फुर्तीली है, बहुत साहसी है। इतने बड़े जल सागर में, जल के बीच में वह वहाँ से मछली निकालने का साहस करती है। हाँ, तो यहाँ पर इसका वर्णन है। भाषा अध्ययन में देखिए,
बित्ते के बराबर, ठिगना, मुरेठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है और कविता सहज बन पड़ी है। कविता में ऐसे अन्य शब्दों की सूची बनाइए। हाँ, निश्चित रूप से यह जो शब्द आए हैं इसी से कविता का सौंदर्य हमारे सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस शब्दों के माध्यम से, इस उक्ति के माध्यम से जिसका वर्णन किया जा रहा है वह एकदम सटीक बैठा है। तो इस तरह के देसी शब्द हैं ये। इस तरह के शब्दों का चुनाव आपको टिरटों, टिरतों, टें, ये सब बहुत सारे शब्द हैं जो आप चुनकर इसकी सूची बना सकते हैं। नहीं, 12वां है, कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं, उन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। हाँ, कविता को जब हम पढ़ते हैं तो सच में बहुत सारे मुहावरे मानस पटल पर हमारे उभर आते हैं, मन पे उभर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर चना का जो वर्णन है तो उसमें भी बहुत सारे कुछ मुहावरे हमारे मन में आते हैं। जो अलसी के फूलों का है उसमें भी मतलब जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नहीं आँखों को प्यारा। ठीक है, इस तरह के मुहावरे हमारे सामने आते हैं। सुंदरतम रूप देखकर इस तरह के मुहावरे हमारे सामने आते हैं। तो आपके दिमाग में अगर ऐसी मुहावरे आ रहे हैं तो आप सोचकर उनका वर्णन करिए। तो ये लास्ट में वही एक कविता का अपठित कविता दी हुई है और कुछ प्रश्न आंसर करने हैं आपको, तो आप इसे करिएगा। ठीक है, देखिएगा आप उसमें कहाँ तक सक्षम हो पाते हैं। तो ये पूरी अभ्यास मैंने ख़त्म किया। आज तक के लिए इतना ही। बाय।